प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी की लेजर फिजिक्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स ऑफ लेजर। यानी कि लेजर से संबंधित जो आइंस्टाइन ने 1916 में कुछ वेरिएबल्स दिए थे, जिनकी सहायता से हम लेजर की पूरी थ्योरी स्टडी करते हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। अगर आज का लेक्चर आप पूरा देख लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तमाम जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हो, शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, सभी तरह के जवाब दे पाएंगे, बशर्ते आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुन लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं और उनके फार्मूले क्या है और उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है, और फिर इनसे संबंधित जो छोटे बड़े जो भी क्वेश्चंस हैं लेजर से संबंधित, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम जानते हैं कि ये है किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट होती है और ये इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी मैं E1 लिखूं, इसका मतलब है कि वो उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। और ये देखिए, ये है हमारी एक्साइटेड स्टेट। इस एटम की ये मान लेते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट है, जिसे हम E2 से लिख रहे हैं। ये एक्साइटेड स्टेट है। अब धीरे धीरे देखिए, आपको सारी चीज समझते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, नोट्स भी बनाते जाएंगे और फिर हमारा पूरा क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि शुरुआत में जो एटम्स होते हैं वो उनकी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी, ये देखिए E2 जो है ये ज्यादा है, E1 कम है। और जैसे ही कोई रेडिएशन या कोई फोटोन इस पर इंसिडेंट करवाते हैं, जिसकी एनर्जी को हम H क्रॉस ओमेगा, या आप यूं कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की, वो h म्यू है। आप सभी जानते हैं इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन। और अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पाई से ही डिवाइड कर दूं, तो फिर ये h अपॉन 2 पाई को हम h क्रॉस लिखेंगे और इस 2 पाई को ओमेगा। तो चाहे h म्यू लिखूं मैं या फिर h क्रॉस ओमेगा, एक ही बात है। तो ये है फोटोन की एनर्जी जो हम इस एटम पर इंसिडेंट करवा रहे हैं। और जैसे ही इंसिडेंट करेंगे, और ये कितनी एनर्जी का है, ये जो एनर्जी है ना H क्रॉस ओमेगा, ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, यानी कि E2 माइनस E1। ये ज्यादा एनर्जी है, ये कम है। तो हमने इसके ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट करवाया जिसकी एनर्जी इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस के बराबर है। तो ये 3 तरीके से इंटरेक्शन प्यारे बच्चों यहां होगा। 3 प्रोसेस हैं, उनको 3 अलग अलग नाम से हम लोग जानेंगे। एक है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एक है स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक है स्टिमुलेटेड इमिशन। और इन तीनों से संबंधित 3 वेरिएबल कहिए, 3 क्वांटिटी कहिए, 1916 में आइंस्टाइन ने वो क्वांटिटीज दी, तो उन्हें आइंस्टाइन कोफिशिएंट कहा गया। मैंने क्या कहा कि जब कोई फोटोन जिसकी एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, इस पर इंसिडेंट करेंगे तो वो 3 तरीके से इंटरेक्ट होगी। और इनमें या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा या एनर्जी का इमिशन हो रहा होगा। अब इमिशन की या एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसे मेजर करते हैं हमारे ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट, जिसे आज हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स में। बस आपको तो पूरा लेक्चर एक बार देखना है, बहुत ही ठंडे दिमाग से, लिखते हुए, समझते हुए, टाइम के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आखिर ये 3 प्रोसेस क्या हैं। सबसे पहले वाला प्रोसेस मैं लेता हूं, जिसे हम कह रहे हैं, ये है हमारा पहला प्रोसेस, जिसे हम कह रहे हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और देखिए, आपको सब कुछ पहले स्टिमुलेटेड का मतलब समझ लीजिए। मतलब किसी चीज को हम जबरदस्ती कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं।
उसको पकड़ करके वहां से लेके जा रहे हैं, या मतलब किसी ना किसी की वहां पर प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि अपने आप तो वो हो नहीं रहा है, तो कोई ना कोई वहां पर क्या है, प्रेजेंस है किसी ना किसी की, और वो प्रेजेंस है हमारी इस एक्सटर्नल रेडिएशंस की जो हमने यहां डाले। एटम्स इनिशियली कहां है, ग्राउंड स्टेट में है। अब ये क्या करेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, लेंगे और जंप कर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। ये देखिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्सटर्नल रेडिएशंस के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और कितनी एनर्जी की प्रोबेबिलिटी है एब्जॉर्ब होने की, उस वेरिएबल को या उस क्वांटिटी को जो उस एब्जॉर्प्शन वाली एनर्जी को मेजर करेगा, उसे ही हम कहेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट। के पास होगा B12। जब भी स्टिमुलेटेड की बात आएगी तो उस आइंस्टाइन कोफिशिएंट को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 1 और 2 इन दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट 1 और स्टेट 2। अब हमें पता चल गया कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता क्या है। आपको आइडिया लग रहा होगा कि द प्रोसेस या द एक्साइटेशन बाय विच एन एटम get excited from the ground state E1 to the excited state E2 in presence of external radiations is called stimulated absorption। तो क्योंकि हमें पेपर में लिखना होता है, तो चलिए मैं लिख भी देता हूं इस डेफिनेशन को, यानी कि हमारी ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है क्या। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द एक्साइटेशन, शुरुआत में हम यही कहेंगे कि द एटम्स रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट, यही होते हैं, और व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी h क्रॉस ओमेगा हैविंग द डिफरेंस व्हिच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ दीज टू स्टेट्स इज इंसिडेंट ऑन द मैटर, इट एक्ट इन 3 ways। देयर आर 3 पॉसिबल वेज बाय व्हिच द रेडिएशंस इंटरैक्ट, और उनमें से एक हमने यहां लिख दिया है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और वो उसकी डेफिनेशन में यह लिखने जा रहा हूं, द एक्साइटेशन ऑफ एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशंस is called stimulated absorption। और इससे संबंधित जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है उसे हम B12 से लिखते हैं, और ये क्या है ये भी फिर बता देता हूं, हालांकि हम इसे डिटेल में बाद में बताएंगे। ये है इट इज द मैथमेटिकल क्वांटिटी कह सकते हैं विच मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और एनर्जी। खैर इसको हम बाद में लिखेंगे। अब हमने बताया था ना कि 3 तरीके से इंटरेक्ट करती है। पहला तरीका तो हमने आपको बता दिया। अब मैं सेकंड जो तरीका है वे है जिससे हमारी ये रेडिएशंस हैं ये इंटरेक्ट करती हैं, उसे लिख देता हूं। देखिए वो है स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये देखिए प्यारे बच्चे, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाला। जैसे हवा है अपने आप चल रही है, बारिश अपने आप हो रही है, दिन रात अपने आप बनी, यानी ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाले प्रोसेस हैं, नेचुरल प्रोसेस हैं। अब इसमें क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। इसमें आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए मैं यहां बना देता हूं ये डायग्राम, आप भी मेरे साथ साथ मुझे पता है डायग्राम जरूर बनाएंगे। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है और ये है हमारी ग्राउंड स्टेट। अब क्या होता है कि शुरू में जो है एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है, जैसा कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहां ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे। अब वो यहां ज्यादा देर तक रहने वाले हैं नहीं, यहां इनकी लाइफ टाइम बहुत ही कम है। कहते ना कोई चीज ऊपर जब उठती है तो जमीन से जब अगर ऊपर होंगे तो स्थायी नहीं है, आपको देर सवेर अगर नीचे जाना ही होगा। वैसे ही
इस एटम को भी ऊपर से नीचे जाना ही होगा। और एक और बात बताऊं, नीचे जाने के लिए किसी एक्सटर्नल रेडिएशंस की या किसी चीज की जरूरत यहां नहीं पड़ने वाली है। ये एटम अपने आप ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की या रेडिएशंस की इनको ऊपर से नीचे ले जाने में जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक बात भी तय है कि जब ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहां तो एनर्जी ज्यादा है ना, और यहां एनर्जी है कम, तो जो फालतू एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो इन्हें रेडिएट करनी पड़ेगी। और वो कितनी करेंगे? वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि ये रेडिएट करेंगे एनर्जी, और ये कितनी होगी? जो इन दोनों के एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, यानी कि E2 माइनस E1। लेकिन ये लाइट की फॉर्म में होगी, ये फोटोन की फॉर्म में होगी। और एक और बात प्यारे बच्चों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लाइट होगी ये नॉन कोहेरेंट होगी, नॉन डायरेक्शनल होगी, कोई बहुत ज्यादा इंटेंसिटी भी नहीं होने वाली और मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होती। यानी कि ये इस लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्पॉन्टेनियस इमिशन के दौरान पैदा होती है, जो जनरल लाइट होती है आप लोग देखते हैं, ये वही है। और प्यारे बच्चों, इसके कोरस्पॉन्डिंग या यूं कहिए इससे संबंधित जो हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, या यूं कहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो मैथमेटिकल क्वांटिटी है, जिसे हम A21 से लिखेंगे। ये मैंने कहा ना कि यहां पर लाइट इमिट हो रही है, और ये जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है जिसे हम ए से, जब भी स्पॉन्टेनियस की बात आएगी ना वहां हम ए ही लिखेंगे। और ये 2 जो है एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो है ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब हो क्या रहा यहां पर, हम कोई आपसे कहे कि भाई ये जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट होता क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इट इज द मैथमेटिकल क्वांटिटी विच मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस बाय एन एटम। और ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होता क्या है वो अब आप यहां लिख देंगे। ये देखिए, इस चीज को लिखेंगे, यानी कि द प्रोसेस बाय विच एन एटम डी एक्साइट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट E2 टू द एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट E1 in absence of external radiation by emitting the light which is non-coherent, non-directional। वही चीज मैं यहां लिख भी देता हूं, यानी कि स्पॉन्टेनियस इमिशन की डेफिनेशन क्या बनी। द एटम, अब ये एक्साइटेड स्टेट में थे इनिशियली, द एटम रिटर्न, हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न लिख दे, डी एक्साइटेशन लिख दे, एक ही बात है ना। द एटम रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कौन सी हमारी E1, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट E2 इन एब्सेंस ऑफ, मतलब यहां कोई रेडिएशन इस टाइप की हमने नहीं लगाई है, वो भी लिख दीजिए, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन। और इस दौरान होता क्या है, बाय इमिटिंग द लाइट और फोटोन, बाय इमिटिंग फोटोन कह दीजिए, और लाइट कहते हैं, लाइट फोटोन ही होती है, विच इज नॉन कोहेरेंट, मतलब सेम फेज में नहीं होती। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बता रहे थे उसमें बता दी थी मैंने। नॉन कोहेरेंट, नॉन डायरेक्शनल कार्ड is called spontaneous emission। इमिशन, इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। और इससे संबंधित जो हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट है उसे हम A21 से लिखेंगे, और इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है कि इट इज द फिजिकल क्वांटिटी और मैथमेटिकल क्वांटिटी विच मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ द लाइट बाय एन एटम। फिर ये हो गई, मैंने कहा था 3 प्रोसेस होते हैं, तो एक अभी भी हमारा बचा हुआ है, और वो थर्ड प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
हमारी लेजर लाइट के प्रोडक्शन में, यानी उसी का अहम रोल है, और वो है हमारा स्टीमुलेटेड। आइंस्टाइन ने इसी को इंट्रोड्यूस किया था हमारी पूरी लेजर की थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, जो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। स्टीमुलेटेड इमिशन, और इसी जैसे मैंने कहा था कि जब भी स्टिमुलेटेड वर्ड आएगा तो उस आइंस्टाइन कोफिशिएंट को हम B21 ये है था। तो पहले हम देखेंगे कि ये स्टिमुलेटेड इमिशन होता क्या है, फिर इस आइंस्टाइन कोफिशिएंट की बात करेंगे, और उसके बाद हम इनके रिलेशंस भी ड्राइव करेंगे, और इनके फार्मूले हैं जो उनकी बात करेंगे, फिर इनसे संबंधित क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, किसी भी टाइप के एग्जाम्स में। पूरी थ्योरी, चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या कोई आपके जो एग्जाम्स होते हैं किसी एलिजिबिलिटी के लिए, चाहे कॉलेज कैडर के लिए, यूनिवर्सिटी कैडर के लिए, उनमें भी ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी समझी हुई, क्योंकि हम यहाँ पर रटने पर ध्यान नहीं दे रहे, समझने पर बात कर रहे हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन, और साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते हुए नोट्स तैयार करते रहिएगा। स्टिमुलेटेड इमिशन, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि ये स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। स्टिमुलेटेड का मतलब तो यही है ना, किसी की सहायता से जबरदस्ती कोई काम करवाना। स्पॉन्टेनियस का तो मतलब अपने आप होता है ना, और ये है किसी की प्रेजेंस में कोई हमसे वो काम करवा रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि इनिशियली एटम कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में, जो हमने कहा था कि ये एटम्स एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब ये एक्साइटेड स्टेट में ही है, लेकिन हम इन पर लाइट इंसिडेंट करवाई, और उस फोटोन की एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो क्या होगा कि ये अब प्रेजेंट है, और इनकी प्रेजेंस में ही ये फोटोन की प्रेजेंस में ये जो एटम है ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेंगे। और क्योंकि दोनों साथ आ रहे हैं, कहते हैं ना कि हम दोनों, एक तो यहां है ही और एक और गया और कहा चलिए एक साथ जंप करते हैं, दोनों एक साथ कूदते हैं तो ज्यादा एनर्जी होगी और ज्यादा एनर्जी इमिट होगी, और वो जो एनर्जी होगी, वो जो लाइट होगी ना, वो एक साथ आ रहे हैं ना, तो ज्यादा इंटेंस होगी, ज्यादा कोहेरेंट होगी, और वो मोनोक्रोमेटिक होगी, डायरेक्शनल होगी, सारी चीजें जो लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें होंगी। यानी कि ये देखिए, ये इनिशियली एटम एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, और फिर वो एनर्जी को जो इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं उस फोटोन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद एक साथ वो ऊपर से नीचे जंप करते हैं, और यहां से वो लाइट पैदा होती है। ये देखिए एक साथ दो हो गए ना, और यही है हमारी लेजर। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि इस फिनोमिना को हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। क्या हुआ कि इनिशियली द एटम्स आर इन देयर एक्साइटेड स्टेट, the de-excitation of the atom from excited state to the ground state in presence of external radiation by emitting the light, which is highly coherent, intense, directional and monochromatic. This process is called stimulated emission। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, या यूं कहिए कि कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी है which measure the probability of emission of the light by an atom during this process, that is called Einstein coefficient and it is represented by B21, जिसे हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही जो है हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं। तो चलिए ये जो कुछ मैंने बताया है स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में, पहले इसको लिख लेते हैं। यानी कि द de-excitation of atom from its excited state to ground state in presence of external radiations by emitting the रेडिएशन कह दीजिए, लाइट कह दीजिए, फोटॉन्स कह दीजिए,
radiations or light which is highly coherent, intense, directional and monochromatic. इस प्रोसेस को, इस डी एक्साइटेशन को इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड emission and the mathematical quantity which measure the probability of emission of light is called Einstein coefficient and it is represented by B21. इसकी हम बात करेंगे। अब कोई एक कहेगी कि हम सिर्फ आपको एक नंबर देंगे या दो नंबर देंगे, सिर्फ आप हमें ये बता दीजिए एक सिंगल पैराग्राफ में या एक सिंगल डेफिनेशन देके कि भाई ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट होते क्या हैं, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स आर द मैथमेटिकल क्वांटिटीज विच मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ द लाइट बाय एन एटम। बस ये लिख दीजिए, मैं डेफिनेशन देता हूं आपको यहां, इनकी ये जो हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं। दीज का मतलब है आइंस्टाइन कोफिशिएंट। दीज आर मैथमेटिकल क्वांटिटीज, these are mathematical quantities which measure the probability of absorption or emission of light by an atom। तो प्यारे बच्चों ये हो गई हमारी डेफिनेशन। The Einstein coefficients are the mathematical quantities which measure the probability of absorption or emission of the light by an atom when light interact on it। अब हमें क्लियर हो गया कि भाई जब भी किसी एटम पर हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो वो इन तीन तरीके से इंटरेक्ट करती है। या तो वहां स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एब्जॉर्प्शन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन, या फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है जिसमें एटम एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बाय इमिटिंग द लाइट, लेकिन वो लाइट नॉन कोहेरेंट होती है एंड नॉन डायरेक्शनल होती है और इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल रेडिएशन होती है। लेकिन ये जो स्टिमुलेटेड है ना प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंस में होती है। ये क्या होता है इस केस में? क्या होता है कि एटम इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में होते हैं and the process of de-excitation from excited state to the ground state in presence of external radiations by emitting the light which is highly coherent, directional, intense and monochromatic। This process is called stimulated emission। और इनके corresponding जो मैंने आपको बताए थे तीन हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं वो ये हैं। अब प्यारे बच्चों एक स्टेप हमारा पूरा हुआ है और इस पूरी कहानी को हमें 4 स्टेप्स में पूरा करना है। अब हम थ्योरी करेंगे। इन जो हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं इन्हें 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले मैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर इसका 1 बाय 1 करके। और मुझे पता है आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपकी ये बात समझ में भी आ रही है। तो जब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने इन दोनों चैनल्स को जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उनसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि ये तमाम इस तरह के फिजिक्स आपको पूरी सभी क्लासेस की जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तब तक आपके ये काम आने वाली है। इसलिए इन्हें सहेज कर रखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। बेल आइकन इसलिए प्रेस करोगे ताकि आपको समय पर पता चल जाए कि कौन सा लेक्चर कब हो रहा है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे इनके रिलेशंस ड्राइव करेंगे कि इनके फार्मूले हैं क्या क्या। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों चलिए अब हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। और इसके लिए हम एक थर्मल इक्विलिब्रियम एटम्स
और ब्लैक बॉडी के बीच में कंसीडर कर लेते हैं। आप कुछ इस तरह से लिखना कि कंसीडर थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द असेंबली ऑफ एटम्स। मतलब बहुत से एटम्स हमने ये देखिए कंसीडर कर लिए हैं, ये एटम्स हैं हमारे, बहुत से एटम्स हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द टू स्टेट्स E1 एंड E2 और 1 एंड 2। विच आर मतलब जिनकी पहचान की गई है E1 और E2 स्टेट से, विच आर बाय स्टेट्स E1 एंड E2। ये तो एटम्स हैं एंड ब्लैक बॉडी एंड ए ब्लैक बॉडी। ये तो अभी हमने थोड़ी सी पहचान कर ली, भी हमने कुछ एटम्स लिए हैं जिनकी जो E1 और E2 स्टेट से कैरेक्टराइज किए गए हैं और एक ब्लैक बॉडी, इनके बीच में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब वो जो तीन प्रोसेस होंगे, जैसे ही कोई लाइट इंसिडेंट होगी इस पर, तो इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। जो सबसे पहले हमारा प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी तो जो एटम पहले ग्राउंड स्टेट में थे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे लाइक दिस। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और इसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो ट्रांजिशन रेट है यहां से यहां पर जाने का, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप जरा खुद आप ही सोच करके मुझे बता दीजिए कि जो ट्रांजिशन रेट है एटम्स का, भाई यहां से यहां तक ज्यादा जाएं या कम एटम्स जाएं, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, मुझे वो बता दीजिए। वही बात मैं यहां लिख देता हूं कि द ट्रांजिशन रेट ड्यू टू द स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन, पहले वो लिस्ट बना लेते हैं, द ट्रांजिशन रेट फ्रॉम स्टेट 1 to 2 डिपेंड्स ऑन। किन किन बातों पर वो निर्भर करती हैं प्यारे बच्चों, मुझे वो बता दीजिए एक एक करके बस। भाई यहां से यहां एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन के द्वारा, जब हम उन पर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। लेकिन ये किन बातों पर निर्भर करता है ये आपको सोचना है। जब सोच के लिखेंगे ना तो फिर भूलेंगे नहीं। तो आप कहेंगे सर किन किन बातों पर निर्भर करता है, या हमें सोचना पड़ेगा। एक तो ये है कि भाई यहां से यहां तक एटम जाने की या इस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी पर यूनिट टाइम। पहली बात तो यही है, अगर यहां से यहां जाने की संभावना ज्यादा है तो भी ज्यादा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, अगर वो प्रोबेबिलिटी कम है तो कम जाएंगे। यानी कि पहला पॉइंट तो हमें वही है, क्योंकि हमारे ये जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स है ना, ये उसी प्रोबेबिलिटी को ही तो मेजर करेंगे। तो वो क्या है, पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी। ये जो यहां से यहां ट्रांजिशन जा रहा है वो किन बातों पर निर्भर कर रहा है, एक चीज का तो हमें पता चल गया, ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम फ्रॉम स्टेट 1 to 2, यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है फ्रॉम स्टेट 1 to 2, इस बात पर निर्भर करती है। और प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा आपको, इसको हम लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बी से, क्योंकि जो भी स्टिम्युलेटेड प्रोसेस होते हैं उसे बी से लिखते हैं, और यहां लिखते हैं स्टेट 1 से 2 तक, यही है वो प्रोबेबिलिटी। एक तो ये चीज आ गई। चलिए एक और बात बताइए, एक तो हमने देखा भाई जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो एटम्स भी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा जाएंगे। दूसरी बात, ये किस वजह से जा रहे हैं भाई, हम जब ये एक्सटर्नल रेडिएशंस इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब ये है कि जितनी ज्यादा रेडिएशंस डालेंगे तो ज्यादा जाएंगे,
और कम डालेंगे तो कम जाएंगे। यानी कि ये जो एक्सटर्नल हमारी रेडिएशंस हैं इनकी डेंसिटी पर भी निर्भर कर रही है, यानी कि डेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस। दूसरी बात यही लिख रही हूं, डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, या वही बात होगी रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम लिखते हैं, ये देखिए ये तीसरी बात होगी। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे एक और बात बताइए कि एक तो ये वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर डिपेंड कर रही है, दूसरी ये है कि ये जो एक्सटर्नल रेडिएशन है इनकी डेंसिटी पर भी निर्भर कर रहा है। क्या कोई और पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है कि जिस पर ये डिपेंड करता हो? बिल्कुल आ रहा होगा। क्या? देखिए मैं कहता हूं कि भाई ये जो ग्राउंड स्टेट है ना, इसमें कोई एटम ही नहीं। जब यहां एटम ही नहीं है तो ऊपर जाएगा कौन? ज्यादा एटम्स होंगे तो ज्यादा जाएंगे, कम एटम्स होंगे तो कम जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम इस पर भी डिपेंड करता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स ग्राउंड स्टेट में हैं, तो ही तो वो ऊपर जाएंगे। ये बात भी आप लिख ले, और वो यहां पर हम लिखेंगे n1 नंबर ऑफ एटम्स है। यानी कि आप लिखेंगे थर्ड यही है कि द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि इसको आप n1 से लिखो, यही मैं कहा। और प्यारे बच्चों चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन रेट है फ्रॉम स्टेट 1 to 2 डिपेंड्स ऑन, एक तो कर रहा है ये किस पर, ये है हमारी ट्रांजिशन रेट 1 to 2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम ज्यादा हो तो भाई ये रेट भी ज्यादा होगा, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे B12। दूसरा, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जितनी ज्यादा रेडिएशन यहां हम इंसिडेंट करवाएंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ट्रांजिशन रेट भी ज्यादा होगा, यानी इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 to। और तीसरी बात एक और है यहां प्यारे बच्चों, वो है कि नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं उसके भी ये प्रोपोर्शनल है n1। ऑन ज्वाइनिंग दीज थ्री लॉज, इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है R12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B12, ρ12 और n1। और यहां हम अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ले ले तो ये होगी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और इस तरह से प्यारे बच्चों ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। इस तरह से यह है ट्रांजिशन रेट फ्रॉम द स्टेट 1 to 2। और बाकी के जो फैक्टर्स हैं ये मैंने बता दिया। अब क्या हो रहा है, और हमारा एक प्रोसेस जो है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का यहां पूरा हो गया। अब क्या होगा कि एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है, अब वो वहां ज्यादा टाइम तक रुकने वाले नहीं है, तो वो डायरेक्टली रिटर्न करेंगे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, जिसे हम और अपने आप होंगे। और इस दौरान वो लाइट इमिट करेंगे, लेकिन वो लाइट नॉन कोहेरेंट रहेगी, नॉन डायरेक्शन रहती है, और इसमें किसी एक्सटर्नल रेडिएशंस की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो अब हम उसी की बात कर लेते हैं कि जो ट्रांजिशन रेट है फ्रॉम स्टेट 2 to 1 ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन, वो किन बातों पर निर्भर करता है, और उसके लिए करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में बताता हूं। स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब प्यारे बच्चों देखिए, हमारे जो एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चले गए। अब वो वहां से नीचे जंप करेंगे ऐसे, और इस दौरान वो एनर्जी रेडिएट करेंगे कितनी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी E2 माइनस E1। और ये लाइट जैसा कि मैंने बताया नॉन कोहेरेंट और नॉन डायरेक्शनल होती है। लेकिन अब ये जो ट्रांजिशन रेट है फ्रॉम स्टेट 2 to स्टेट 1 डिपेंड्स ऑन, ये किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि द ट्रांजिशन रेट फ्रॉम स्टेट 2 to 1 डिपेंड्स। अब ये आपको बताना है कि ये किन बातों पर निर्भर कर रहा है, जरा सोचिए। पहली बात तो वही है
कि भाई यहां से यहां जाने की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम कितनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 2 to 1 पर यूनिट टाइम कितनी है, वही बात है, वही मैं यहां लिख भी देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 2 to 1 पर यूनिट टाइम। और प्यारे, मैंने आपको बताया था किस चीज से लिखते हैं, जो स्पॉन्टेनियस होता है उसको हम ए से लिखते हैं, और यहां वो जहां से स्टार्ट हुई है उस स्टेट का नाम, और जिसमें ये हो। दूसरी बात बताइए। दूसरी बात ये है कि यहां पर कोई एक्सटर्नल रेडिएशंस तो है नहीं, क्योंकि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशंस होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी की तो यहां कोई बात ही नहीं है। तो एक और बात वो जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो कि आखिर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर अगर ये ज्यादा तो है तो फिर जो हमारा ट्रांजिशन रेट है वो ज्यादा होगा, अगर कम है तो कम होगा, सीधी सी बात ये है। यानी कि दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं वो यही है कि द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्साइटेड स्टेट, कितने एटम हैं उनको हम N2 से लिखते हैं। और ये तो पता चल ही गया है कि ये हमारा ये जो ट्रांजिशन रेट है स्टेट 2 to 1, आप जरा सोच के मुझे बता दीजिए। और ये भी किसकी वजह से, स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से। ये इनकी वजह से आप जानते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 2 to 1। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो भाई ट्रांजिशन रेट भी ज्यादा होगा, यानी कि A21। और इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। जितने ज्यादा एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही हमारा जो ट्रांजिशन रेट है वो भी ज्यादा हो, इसलिए हमने इसको भी प्रोपोर्शनल लिख दिया। अब तो हमें पता ही है ऑन ज्वाइनिंग दीज टू लॉज, दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो R21, और ये किसकी वजह से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से, इनको प्रोपोर्शनलिटी हम लिख देंगे A21 और N2। और अगर हम यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ले लें तो ये दोनों चीज बराबर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। और प्यारे बच्चों, अगर यहां से जा रहे हैं वहां से आ रहे हैं और इनके बीच में इक्विलिब्रियम है तो आना जाना लगा रहेगा, ठीक है। और तो फिर ये जो रेट है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये दोनों बराबर होंगे अगर इस तरफ ये दो ही प्रोसेस है। चलिए पहले हम इन दो ही प्रोसेस की बात करते हैं कि अगर एक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो ये दोनों इक्वेशंस बराबर होंगी। तो मैं लिख देता हूं आपको, इन इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि अगर एक इक्विलिब्रियम स्टेज हो रही है कि भाई जा रहे हैं उसी रेट से एटम्स वापिस आ रहे हैं, तो ये जो हमारे जो हैं आप देख रहे हैं कि R12, ये जो ट्रांजिशन रेट है ड्यू टू स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, इट विल बी इक्वल टू द ट्रांजिशन रेट फ्रॉम स्टेट 2 to 1 बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये दोनों बराबर हो गए। अगर एक इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव हो जाती है या हो रही है तो फिर इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहां रख देते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, B12 ρ12 N1 एंड इट इज इक्वल टू A21 N2। और प्यारे बच्चों, अब इसमें से इस चीज को हम ले लेते हैं डेंसिटी को, 1 to 2, ये डेंसिटी कितनी हो जाएगी, A21 डिवाइडेड बाई B12। और यहां पर देखिए ये N2 है ही और यहां इसके नीचे आ जाएगा N1। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। मेरे साथ साथ देखिए नोट्स जरूर बनाते रहिए, बहुत ही सिंपल बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम इस चीज को समझते हुए चल रहे हैं। अब हम ये N1 और N2 की वैल्यू निकाल देते हैं, वो भी मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ के द्वारा। यानी कि आप यहां लिखेंगे, ये पहले से आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पहले से ही जानते हैं, यूजिंग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ, ये ला देंगे। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये N1 क्या है, किसके बराबर है, ये आप जानते हैं, N0 इंटू ई की पावर माइनस E1 बाई KT।
जहां के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और N2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, N2 विल बी इक्वल टू N0 इंटू ई की पावर माइनस E2 डिवाइड बाई KT। ये हो गया। हमें तो चाहिए N2 बाई N1, इसलिए अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यानी कि N2 डिवाइडेड बाई N1 इट विल बी N0 से N0 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस E2 माइनस E1 बाई KT, नीचे ये आ जाएगा। देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि E2 माइनस E1 ये कितना है, ये हमारे H क्रॉस ओमेगा के बराबर है, जो हमने इसको एनर्जी दी थी डिफरेंस के बराबर। इसका मतलब आ गई है E2 माइनस E1 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, यानी कि E की पावर माइनस H क्रॉस ओमेगा बाई KT, ये हो गया है। अब जहां N2 बाई N1 है उसके स्थान पर हम ये वैल्यू लिख देते हैं। तो चलिए लिख दीजिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम स्टेट 1 to 2 इट विल बी इक्वल टू, यहां से देखिए A21, यह मैं लिख ही देता हूं, A21 डिवाइडेड बाई, नीचे ये B12 है ही, और साथ में नीचे ये आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, ये इंटू ई की पावर माइनस H क्रॉस ओमेगा बाई KT। और प्यारे बच्चों अभी हम ये जो न्यूमरेटर में है ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे, ये चीज प्लस में हो जाएगी, और फिर हम इसे लिखते हैं। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो प्यारे बच्चों बताइए ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, A21 ये हमने लिख दिया है, डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे ये B12 पहले से ही है, और ये जो ऊपर माइनस में ये नीचे जाके प्लस में हो जाएगा, इंटू ई की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT। ये फार्मूला आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए एक रिजल्ट तो डेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमने ये निकाल दिया है, एक हम प्लैंक्स फार्मूले से निकालते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ रेडिएशन बाई प्लैंक्स फार्मूला। बेटे बच्चों वो क्या था, वो देखिए, वो आपको हमने पहले बताया हुआ है प्लैंक्स फार्मूले के बारे में, पिछले लेक्चर्स में आप जब जाएंगे देखेंगे तो वहां पर इसकी डेरिवेशन भी आपको मिलेगी, लेकिन यहां हम उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स को एक्सप्लेन करना है, बताना है ना, इसलिए बताइए H क्रॉस ओमेगा 1 2 की पावर Q पाई स्क्वायर, लिखते जाइए, नोट्स जरूर बना ले मेरे साथ साथ में, बार बार कह रहा हूं, कहना मानेंगे जो बच्चे वही आगे बढ़ेंगे। पाई स्क्वायर C क्यूब ई की पावर H म्यू बाई KT माइनस 1, ये वाला फार्मूला था, और इंटू डी ओमेगा। दिस इज दी फार्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस बाय द प्लैंक्स फार्मूला। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, पहले से जाना पहचाना फार्मूला है, इस फार्मूले से भी वैल्यू निकाली, लेकिन जो रिजल्ट्स इस फार्मूले से प्राप्त हुए वो प्लैंक्स फार्मूले से जो रिजल्ट्स मिले उनसे कतई एग्री नहीं कर रहा, यानी कि इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इसका मतलब या तो ये गलत है या फिर ये गलत है, एक चीज इसमें जरूर गलत है। तब आइंस्टाइन ने कहा कि देखिए ये तो प्लैंक्स फार्मूला है, ये तो बहुत जगह वेरीफाइड हो चुका है, ये गलत नहीं है, ये गलत है तो ये है, और इसे उन्होंने मॉडिफाई किया। उसने कहा कि इस रिजल्ट को अभी हमें मॉडिफाइड करने की जरूरत है, और उन्होंने इसे मॉडिफाई भी किया, किसने, आइंस्टाइन ने, बाय इंट्रोड्यूसिंग, एक नया कंसेप्ट यहां अब इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि the result which is obtained by this equation or by this result is not agree with the results obtained by the Planck's formula. So Einstein modified this relation by introducing the concept of stimulated emission. तो अब हम stimulated emission का कॉन्सेप्ट यहां वो डाल देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। Stimulated emission। अब प्यारे बच्चों आइंस्टाइन ने 1916 में स्टिमुलेटेड इमिशन का भी कॉन्सेप्ट डाला ताकि वो दोनों रिजल्ट्स एग्री कर जाएं। और इसमें क्या होता है देखिए,
इसमें तो आप जानते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। इनिशियली एटम्स कहां होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ही होते हैं, लेकिन अब हम एक्सटर्नल रेडिएशंस की प्रेजेंस, यानी कि हम यहां पर इतनी ये रेडिएशंस इंसिडेंट करवाते हैं, और ये देखिए E2 माइनस E1 ये रेडिएशन इंसिडेंट हुई, और फिर दोनों एक साथ नीचे जंप करते हैं, और फिर जो लाइट इमिट होती है, ये देखिए H क्रॉस ओमेगा, ये जो लाइट होती है ये हाईली कोहेरेंट होती है, डायरेक्शनल होती है, इंटेंस और मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि यही है हमारी लेजर। मैं यही बात कह रहा हूं कि स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से जो ट्रांजिशन रेट है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट डिपेंड्स ऑन, किस बात पर निर्भर करता है वो बताइए। मैं लिख भी देता हूं कि भाई किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। जैसे पिछले दो फैक्टर्स बताए थे ना, दो प्रोसेस बताए थे, यहां पर भी वैसा ही है, यानी कि द ट्रांजिशन रेट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट 1 डिपेंड्स ऑन, ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। ये तो वही बात है जैसे प्यारे बच्चों मैंने पहले बताए थे। बताइए, एक तो वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम फ्रॉम स्टेट 2 to 1 ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन कितनी है उस पर, यानी कि पहली पॉइंट तो यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट फ्रॉम 2 to 1, एक तो इस चीज पर डिपेंड करती है, और इसको हम किससे लिखते हैं, B21, ये है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम फ्रॉम स्टेट 2 to 1 ड्यू टू द स्टिमुलेटेड इमिशन। पहला पॉइंट तो ये। अब प्यारे बच्चों एक और बात आप पता ही है, यहां पर जितनी ज्यादा रेडिएशंस डालेंगे इसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी एक्सटर्नल रेडिएशंस की, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना स्टिमुलेटेड इमिशन, ये एक्सटर्नल रेडिएशन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इनकी डेंसिटी का भी तो इस पर प्रभाव होगा ना। यानी कि सेकंड बात यही है कि डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, और ये इसको हम 2 to 1 लिख देते हैं, हालांकि ये तो वही है, बदलेगी नहीं। जैसे रो 1 2 या 2 1 एक ही बात है। आप क्योंकि दोनों बराबर ही होती हैं तो इनको हम रो 1 2 भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल रेडिएशन से हैं वो तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पर भी वही है, और जब ऊपर से डी एक्साइटेशन होता है तो भी यही है। तो ये चीज तो एक दोनों बराबर है, कोई बात नहीं, फर्क पड़ेगा इसमें। तीसरी पॉइंट एक और है प्यारे बच्चों, वो क्या भाई, ऊपर से कितने एटम्स नीचे आ रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसे हम ट्रांजिशन रेट कह रहे हैं। तो क्या बात कि यहां पर एटम्स कितने हैं, जितने ज्यादा एटम्स होंगे ना एक्साइटेड स्टेट में उतने ही तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये उस बात पर भी निर्भर करता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्साइटेड स्टेट। यानी कि ये तीसरी बात यही है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्साइटेड स्टेट, और इसे प्यारे बच्चों हम N2 से लिखते हैं। अब आपको हमें पता चल गया कि जो ट्रांजिशन रेट है 2 to 1 किसकी वजह से, स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली बात तो वही प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही हमारी ये जो ट्रांजिशन रेट है ये भी ज्यादा होगा, यानी B21 इस पर। और एक और बात है, दूसरी बात हमने बताई थी डेंसिटी तो बराबर ही है दोनों की, एक ही बात। डेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल जो रेडिएशंस हैं जो इन एटम्स पर इंसिडेंट हो रही हैं। और तीसरा पॉइंट, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। ऑन ज्वाइनिंग दीज थ्री लॉज, अगर हम इन तीनों को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास आता है 2-1 stimulated emission and it is equal to B21 rho 12 और N2। अब प्यारे बच्चों तीनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन।
अगर एक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है तो ये वाला ट्रांजिशन रेट और वो बाकी के दोनों आने जाने वाले दोनों बराबर होंगे। आप इसको लिखेंगे कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम उसमें क्या होता है ये देखिए, ट्रांजिशन रेट फ्रॉम स्टेट 1 to 2 बाय स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, अब तो गए और ऊपर से दो तरीके से आ रहे हैं, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है और एक स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है। यानी कि यहां पर वही बात हम लिखेंगे कि ट्रांजिशन रेट फ्रॉम 2 to 1 बाय स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस इमिशन कर दीजिए, और एक है ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1 बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। और इनकी वैल्यूज जो हम पहले ही निकाल चुके हैं वो रख दीजिए। जैसे इसमें तो आप क्या लिखेंगे, 1 to 2 में लिखेंगे B12, ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है और इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 और N1। ये आया था, ये पीछे इक्वेशंस 1 और 2 हैं, हमने रब कर दी हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको पता है इक्वेशन 1 और 2 में क्या क्या है। और ये देखिए ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है तो इसे हम लिखेंगे A21 और नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट 2, और प्लस ये स्टिमुलेटेड इमिशन है, इसमें हम लिखेंगे B121 और डेंसिटी लिख देंगे 1 2, और साथ में नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट कितने हैं वो लिख देंगे ये चीज आगे। अब ये जो वाली टर्म है ना, इसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस निकालना है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे B12 रो 12 N1 माइनस B21 रो 12 और N2 इज इक्वल टू A21 और N2। इसमें से अब हम इसको कॉमन लेंगे, तो जब हम कॉमन ले लेंगे 1 2 को तो अंदर बचेगा B12 N1 माइनस B21 N2 और इट इज इक्वल टू A21 N2। ये देखिए इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको हम लेफ्ट साइड में रख लेंगे और इन सबको राइट साइड में इसके नीचे ले जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते रहिए, फिर मैं आगे लिखता हूं। रो ये देखिए इस डेंसिटी को हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं और बाकी सबको राइट साइड में लेके जा रहे हैं। A21 N2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए इसको हम लिख रहे हैं B12 N1 माइनस B21 N2। ये देखिए अब मेरे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम N2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास हम क्या लिखेंगे 1 2 2 इक्वल टू N2 से ऊपर डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में तो N2 तो खत्म हो जाएगा। हम लिखेंगे A21 डिवाइडेड बाई B12 N1 बाई N2, क्योंकि दोनों ही टर्म्स को N2 से डिवाइड करेंगे, माइनस यहां तो ये N2 कैंसिल ही हो जाएगा B21। अब ये जो N2 बाई N1 है इनकी वैल्यूज अभी हमें निकालनी होगी और वो वही तरीका हमारे पास मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ को, यानी कि यूजिंग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ। बताइए प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं N1 कितना होता है, इट इज इक्वल टू G1 e की पावर माइनस E1 बाई KT। ये देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और N2 कितना हो जाएगा G2 इंटू ई की पावर E2 बाई KT। ये हो गया। यहां पर एक नई टर्म आई है G1 G2। आप कहेंगे सर उस समय तो आपने यहां N0 ले लिया था, बिल्कुल ले लिया था। उस समय क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स हमने जो एक्साइट मैक्सिमम था वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रही थी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में और स्पॉन्टेनियस दोनों में सेम दिया था, लेकिन अब यहां नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में वो अलग अलग हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं G1 और G2 को, ये एक तरह के स्टेटिस्टिकल वेट्स हैं ड्यू टू डीजनरेसी डेवलप हुए हैं कि नंबर ऑफ एटम्स क्योंकि ये अलग अलग हैं। इसलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, वेयर G1 and G2 are statistical weights
ड्यू टू डीजनरेशन। ये देखिए, अब इन दोनों को, क्योंकि हमें तो n1/n2 निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग दीज टू, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, n1/n2 इट इज इक्वल टू g1/g2 इज इनटू, ये देखिए जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस E2 माइनस E1 और बाई KT ये आ जाएगा। N1 को N2 से जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। और ये चीज मैंने पहले बताया, देखो E2 माइनस E1 क्या है, E2 माइनस E1 ये है H क्रॉस ओमेगा, तो यहां पर यही चीज लिख देंगे हम, तो हमारे पास ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, G1/G2 और E की पावर माइनस H क्रॉस ओमेगा बाई KT, ये टर्म आ गई है। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो N1/N2 की वैल्यू है हम यहां पर रखेंगे इस इक्वेशन में, और फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुश्किल नहीं है, स्टेप वही है, बस आप तो लिखते जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, और अच्छी स्कोरिंग करनी है तो एक दो बार इनको लिख के देखिए। एक बार आप देखेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में वो स्टेप्स भी आते चले जाएंगे। तो चलिए लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें n1/n2 की वैल्यू जो है, तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए n1/n2। तो कैसे डिवाइड करेंगे, n1/n2 ये हो जाएगा g1/g2 और इंटू E की पावर E2 माइनस E1/KT। और प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये E2 माइनस E1 किसके बराबर है, ये तो H क्रॉस ओमेगा के बराबर है, इसलिए हम यहां लिखेंगे E की पावर H क्रॉस G1/G2 और ओमेगा बाई KT। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ n1/n2 इन दिस इक्वेशन। तो चलिए एक बार लिख कर दिखा दीजिए मुझे, इस इक्वेशन में कितना हो जाए, रो 1 2, ये देखिए A21 वो हम ऐसे लिख देते हैं, A21 डिवाइडेड बाई, ये देखिए B12 हम भी लिख देते हैं B12, n1/n2 इसके स्थान पर ये लिख लेते हैं, यानी कि G1/G2, आप देखिए वही तो है, इंटू E की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT, ये भी लिख दिया हमने यहां पर, माइनस B21 ये भी लिख दिया। अब इन दोनों में से हम B21 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू A21 डिवाइड बाई B21 हमने कॉमन ले लिया है इन दोनों टर्म्स में से, तो यहां पर तो क्या बच रहा है, यहां है ही नहीं ना B12, लेकिन आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां पर फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये G1/G2 है ही यहां पे, और इंटू E की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT भी है, और -1 नीचे जा, ये इक्वेशन अब हमारा है। मैं अब एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम ये मान लें कि B1G1 इट इज इक्वल टू B21G2, जिसके बारे में बात बताऊंगा, तो फिर ये हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, देखिए फिर तो ये सीधी सी बात है, ये हो जाएगा A21 ये तो है ही ऊपर, डिवाइडेड बाई B21 ये हमने लिख दिया, ये दोनों क्योंकि बराबर हैं, E की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT -1 ये लिख दिया। फिर ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 4 5 या 6 जो भी आपने अभी तक, फॉर नॉन डीजेनरेट लेवल्स के लिए प्यारे बेटो, देखिए G1 बराबर तो G2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर होते ही, अगर ये दोनों बराबर, तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमें आगे चल के यूज करें, B12 इक्वल टू B21, जरा देख लीजिए आप, एक ही बात है, ये बात हो गई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दें, यानी कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हम वो एक स्पेशल केस लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा कि क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो E की पावर H क्रॉस ओमेगा कहिए बाई KT,
ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इट विल बी वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1 एंड सो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू इट। इसके कंपैरेटिवली 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये फिर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/2 इट इज इक्वल टू A21 डिवाइडेड बाई B21 इंटू ई की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KT। बस ये 1 नेग्लेक्ट हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 7 कह देते हैं। अच्छा, एक ये तो हमने, अब एक प्लैंक्स फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था। यहां पर भी अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी कर दें तो क्या होगा, तो दिस e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KT इट विल बी वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 1 एंड सो 1 कैन बी नेग्लेक्ट हियर। उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे एट हाई फ्रीक्वेंसी पर, तो फिर ये रिजल्ट हमारा प्लैंक्स फार्मूले से कितना आता है, h क्रॉस ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई, ये देखिए पाई स्क्वायर c क्यूब और e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई KT। इसको इक्वेशन नंबर 8 कह देते हैं। फिर प्यारे बच्चों देखिए, ये जो दो रिजल्ट्स हैं, जैसे ही हमने क्या, आइंस्टाइन ने जब यहां पर स्टिमुलेटेड इमिशन का कॉन्सेप्ट डाला, तो जो रिजल्ट ये रेडिएशंस की डेंसिटी निकाली हमने इस फार्मूले से और इस प्लैंक्स फार्मूले से, दोनों लगभग एक दूसरे के साथ एग्री हो गए, तो फिर ये बेटर रिजल्ट हो गया, ये सही रिजल्ट हो गया। अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं बाकी की कैलकुलेशंस करने के लिए, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल था वो यही था कि भाई हमारे ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, यही तो है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट A21 B21 और ये तमाम जो है इनके बीच में आपस में क्या रिलेशंस हैं। अगर हमें कुछ पता हो तो बाकी के हम निकाल सके, चाहे मेजरमेंट्स के द्वारा या कैलकुलेशंस के द्वारा, तो वो चीज है। अब ये दोनों रिजल्ट्स क्योंकि एग्री कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हम इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, A21 डिवाइडेड बाई B21, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो जब दोनों को लिखेंगे, ये बाकी की टर्म जो बच गई ना वो लिख दो। देखो दिस इज इक्वल टू दिस करोगे तो ये तो दोनों में ना ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। इधर तो हमने क्या लिख दिया, A21 बाई B21 ये लिख दिया हमने, और बाकी की जो चीज बच रही है वो लिख देते हैं h क्रॉस ओमेगा क्यूब डिवाइड बाई पाई स्क्वायर c क्यूब। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये जो इक्वेशन 9 है ना, इसमें ये जो A21 है, B21 है या फिर B12 है, यही है हमारे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। और आप देख रहे हैं ये सारे इस फार्मूले से आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इनमें से कोई दो पता हो तो तीसरे की वैल्यू हम आपस में निकाल सकते हैं, आइदर बाय कैलकुलेशन और बाय मेजरमेंट्स। यहां पर यही लिख देंगे, इन इक्वेशन 9 A21, B21 and B12 are the Einstein coefficients. ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। These are, और सबसे बड़ी बात यह है कि these are interlinked, interconnected by this formula. रिलेटेड, आपस में जुड़े हुए हैं। सो इफ टू आर नोन, या अगर दो इनमें से हमें पता हो नोन, देन थर्ड जो तीसरा बच गया है कैन भी कैलकुलेट जा सकता है आइदर बाई कैलकुलेशन, या तो कैलकुलेशन के द्वारा और मेजरमेंट्स के द्वारा। स्पेशल केसेस पर प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहले मैं बात करूं कि फॉर नॉन डीजनरेट लेवल्स के लिए, इनकी अगर हम बात करें तो वहां पर दो बातें बती थी ना, एक तो G1 बाई G2, ये जो हमारे स्टैटिस्टिकल वेट्स थे इन दोनों को हमने बराबर माना था, और एक चीज हमने मानी थी B12 वाज इक्वल टू B21। ना प्यारे बच्चों,
ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ऐसा होगा द टू प्रोसेस कौन कौन से, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या हुए, उल्टे होते हैं। अच्छा एक और बात पॉइंट, ये तो चलो एक केस स्पेशल हम देखा। एक आपने वो जो हमारा ट्रांजिशन रेट आपने बताया था बाय स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, वो क्या था, दैट वाज इक्वल टू B12 ρ12 और N1, यही था ना, ये बाय स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से था। और एक ट्रांजिशन रेट 2 to 1, ये था स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से। ये कितना है, B21 ρ12 और N2, ये था। ये दोनों अभी हमने पीछे निकाले थे, ये दोनों अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये दोनों रेट सेम नहीं है, यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि N1 N2 अलग अलग। हाँ ये सेम है, B12 B21 और ρ12 ये दोनों सेम है। तो अंतर क्या रहेगा इनमें, ये दोनों चीजें अलग हैं। इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, तो प्यारे बच्चों ये वाली कंडीशन कब होगी, देखिए अगर N2 N1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि फोटॉन्स आर एडेड टू द फील्ड। फील्ड में मतलब फोटॉन्स को ऐड करना होगा, यहां एम्प्लीफिकेशन होगी। यहां पर क्या होंगे, फोटॉन्स विल बी एडेड, ये एडेड मैं ब्रीफ में लिख देता हूं, और देयर विल बी एम्प्लीफिकेशन होगी। और क्या हो जाएगा फिर, द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट बिकम्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड, क्योंकि कुछ तो थे कुछ और ऐड हो गए, तो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। और इसी की वजह से लेजर एक्शन होता है। मतलब लेजर के लिए जरूरी है कि वहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, और वो तभी होगा जब N2 N1 से ज्यादा होगी, और हमें फोटॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। जितने फोटॉन्स देंगे उतने ही वो एटम्स जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए, अगर हम करें कि भाई अगर N2 लेस देन N1 हो जाए, मतलब एक्साइटेड स्टेट में एटम कम और नीचे ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा कि यहां तो फोटोन रिमूव होंगे ना, द फोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, और वहां पर एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी, एटेन्यूएशन होगा, मतलब उसमें तो और घटते चले जाएंगे। यानी कि यहां पर फोटॉन्स रिमूव्ड होंगे, मतलब निकाले जाएंगे फ्रॉम द फील्ड, और यहां पर एटेन्यूएशन होगा। एंड फॉर लेजर एक्शन द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट मस्ट बी ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट। यानी कि इस कंडीशन में जो है हमारी लेजर एक्शन नहीं होगी। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ रिजल्ट्स हम और यहां पर डिस्कस करते हैं। एक प्यारे बच्चों, अब हम एक फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हो देखिए इक्वेशन जो हमारी 9 है, गिव्स, देखना यहां पर एक रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, यानी कि हम इसको लिख देते हैं B21, ये देखिए डिवाइडेड बाई A21 एंड इट इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि हमने उल्टा कर दिया, देखो इसको रिवर्स इनवर्स, तो पाई स्क्वायर C क्यूब हो गया है, और इधर लिख रहे हैं H क्रॉस ओमेगा क्यूब। यहां से हमें पता चला कि B21 बाई A21 इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एट हाई फ्रीक्वेंसी, जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ओमेगा बहुत ज्यादा हो गया, तो वहां पर जब ज्यादा हो जाएगी तो ये देखिए ये कम और ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि A21 विल बी ग्रेटर देन B21, यानी कि जो ट्रांजिशन रेट है ड्यू टू दी स्पॉन्टेनियस इमिशन विल डोमिनेट ओवर दी ट्रांजिशन रेट ड्यू टू दी स्टिमुलेटेड इमिशन, और वहां पर लेजर पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि लेजर एक्शन इज नॉट पॉसिबल। कोई कहे क्या हाई फ्रीक्वेंसी पर लेजर एक्शन पॉसिबल है,
तो आइंस्टाइन थ्योरी तो यही कह रही है कि अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारा जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो डोमिनेट कर जाएगा हमारे स्टिमुलेटेड इमिशन पर, और फिर लेजर एक्शन नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हमारी आइंस्टाइन थ्योरी कह रही है। लेकिन प्रैक्टिकली प्यारे बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी लेजर कंस्ट्रक्ट की जा चुकी है। इसका मतलब जब ड्रॉबैक्स की बात आएगी तब हम यही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी द लेजर एक्शन इज नॉट पॉसिबल एट हाई फ्रीक्वेंसी, मींस दैट laser cannot be constructed at high frequency, but practically the laser already have been constructed at for the high frequency also, at a high frequency also। तो ये इसका ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स था और हमने लिखा भी है और लेक्चर भी थोड़ा ज्यादा हो गया है क्योंकि आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट था और एक ही आर्टिकल में। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ज्यादा क्या बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूं, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स पढ़ना था। इस आइंस्टाइन कोफिशिएंट के तमाम जो क्वेश्चंस आस्क के मैं उन सबको इन्वॉल्व करना चाहता था एक ही लेक्चर में। तो जिन बच्चों ने पूरा देखा है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर ऊपर हो गया होगा कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट से संबंधित क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और प्यारे बच्चों अगर ऐसा है आपको अच्छा भी लगा होगा और आपका क्वेश्चन तैयार हो गए हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लेक्चर्स अभी आपको और बहुत मिलने वाले हैं। सारी फिजिक्स आपकी कंपटीशन टेस्ट के लिए भी और आपके यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए भी हम यहां अपलोड करते रहेंगे, इसलिए दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अच्छा लग रहा है तो लाइक को भी प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं हम बहुत ही एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे लेजर से रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच।